चलिए बताइए क्या है? कहीं देखा है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम मतलब कृषि विपणन प्रणाली। अब ना ये सब यही सब इकोनॉमिक्स है। जीडीपी जीएनपी की बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं है, यही नई इकोनॉमिक्स है। बताइए कृषि विपणन प्रणाली क्या है? कल का मैंने पढ़ाया था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो उसमें जो है एक मैंने चित्र बनाया था जिसमें कहा था कि भाई होरी से लेकर के अमिताभ बच्चन तक की जो प्रक्रिया है, खोलिए उसको। जो हम लोगों ने देखा था ना कि एक एग्रीकल्चर लैंड में एक फार्मर है जो टमाटर का उत्पादन करता है और बाद में वो टमाटर पहुंचता है उपभोक्ता तक। तो वो जो पूरी प्रक्रिया है, यानी एक कृषक से लेकर के एक उत्पादक के बीच की जो प्रक्रिया है वही क्या है? कृषि विपणन प्रणाली है। हाँ, तो इसमें क्या किया जाता है कि कहा जाता है कि वह प्रक्रिया हम्म, जिसकी सहायता से कृषि उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, क्या कहलाती है? कृषि विपणन प्रणाली कहलाती है। कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कृषि उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, कृषि विपणन प्रणाली कहलाती है। हाँ? अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहाँ पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सी सैट एंड एसए राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40 प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अन अकेडमी IS, इंडिया बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। चलिए ठीक है ना, कुछ देर में इसको अभी एक और फिगर बना के समझा जाएगा कि कैसे प्रक्रिया ये काम करती है। अब मुद्दा ये है कि अगर हम किसी कृषि उत्पाद को बेचने जाते हैं, हाँ, जब कृषक अपने उत्पादों को बेचने जाता है और एक उपभोक्ता जब उसे खरीदता है, तो उन दोनों के बीच का जो संबंध है वो किसके माध्यम से डिसाइड होता है? कृषि विपणन प्रणाली से। यही वो प्रोसेस है, यही वो सिस्टम है जो एक वस्तु को उठा करके दूसरे वस्तु व्यक्ति तक ले जाता है। हाँ, तो मुद्दा है कि भाई अगर वो ले जा रहा है तो उसके पास दो लोग हैं, एक फार्मर है, एक कंज्यूमर है। तो इस प्रणाली का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हाँ, इस प्रणाली का लक्ष्य क्या होना चाहिए? यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम,
इसका ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से होना चाहिए मेरे अनुसार, आप बताएंगे उसको बाद में कैसे, आपका मन क्या मत क्या कहता है, कि भाई दोनों का वेलफेयर हो। हाँ यही ना, कि इस तरह का एक सिस्टम डेवलप किया जाए जिसमें दोनों का वेलफेयर हो। वेलफेयर कैसे होगा? तो देखिए इसमें क्या है कि भाई दो लोग हैं, इस पूरी प्रक्रिया में दोनों किनारों पर दो लोग हैं, एक हमारा है फॉर्मर और दूसरा हमारा है कंज्यूमर। और इन दोनों का हमको क्या करना है? दोनों लोगों का कल्याण करना है, वेलफेयर करना है। तो कैसे करेगा ये सिस्टम, बताएं। मुद्दा है ना। हाँ, इन्होंने कहा कि सर पहला तो ये होगा कि कृषक को जो वो वस्तु बेचने जा रहा है उसका उचित मूल्य मिले। हाँ, तो बहुत बढ़िया, कृषक को उसकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो। इधर क्षमता कैसे जोड़, जब क्षमता जोड़ दिए तब तो अनिल अंबानी आरबीआई का इतना पैसा ले लिया, कुछ भी खरीद सकता है। कहने का मतलब यह है कि भाई इनका वेलफेयर तब होगा जब इनको न्यूनतम कीमत पर, यानी कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सामान मिल जाए। हाँ, तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि भाई एक कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो। एब्सोल्युटली राइट। ये दोनों बहुत सही चीजें हैं कि भाई इस प्रकार से अगर कोई भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम काम कर रहा है तो उसे क्या माना जाए कि वो इफिशियंट है। हाँ? हम्म। बनाए ऐसा।
8 बनाओ, 8। आठ हो गया ना? 8 हो गया। हम्म। चलिए, उत्पादन होगा। उत्पादन के बाद क्या होगा? उत्पादन के बाद भंडारण होगा। प्रसंस्करण होगा। बनाए। हम्म। कोई बड़ा बड़ा चीज तो मैंने लिखा है नहीं ना। हम्म। क्या हुआ, लिखने की जगह नहीं है क्या? हम्म। लिखने की जगह है ना? अगर मान लो नहीं जगह है, तो अगर जो बुद्धिमान होगा वो क्या करेगा, वो एक एक लिख लेगा। हाँ, टॉप पॉइंट दे करके। तो उत्पादन का मतलब होता है कि कृषि उपज का हम क्या कर रहे हैं, पैदावार कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब हुआ कि कृषि वस्तुओं का उत्पादन। उत्पादन के बाद किसान क्या करता है, उसका भंडारण करता है। एक जगह रखता है। भारत के संदर्भ में थोड़ा सा एक समस्या ये आती है कि हमारे पास कृषकों के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है, तो घर में ही रखते हैं इकट्ठा करके। प्रसंस्करण का मतलब होता है कि कृषि उत्पादों की हम गुणवत्ता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और इसके जीवन काल को बढ़ा देते हैं। क्यों अंबुज? हाँ, अंबुज पानी का बॉटल लेके आया, बोला सर इसमें कैसे गुणवत्ता बढ़ाया जाएगा। हम्म। ठीक। परिवहन का मतलब है कि कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचा देना।
कृषि उत्पादों को बाजार तक ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? हम्म, बताओ, वही तो कह रहा उस पे उतना वो ये वो। हाँ, सही कह रहा है कि फसलों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना। इससे आपको दिया था ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो वही है, कहते हैं कि पैकेजिंग का क्या मतलब होता है? कुलदीप बताओ तो, आप कुलदीप क्या होता है पैकेजिंग? हम्म, चॉकलेट खाए हो? कौन सा? हाँ, मतलब पूछ रहा हूँ, इससे ये सब बोले डेयरी मिल्क खाया है। कुलदीप बताओ कौन सा खाए हो? बहुत सा। तो ऐसे वो बाजार में से खुला मिलता है क्या? हाँ, कह रहा है दुकान पे मिलता है, तो सब चीज तो दुकान पे मिलती है कुलदीप। हाँ, बस चॉकलेट लोग एक कैडबरी का, तो उस पर नीले रंग का, ब्राउन कलर का, रेड कलर का ये पैकेज होता है। हाँ, तो किस कलर का किसको देते हो लेकर के? हाँ, भाई साहब ये सब सीखिए, सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ, चॉकलेट का लेन देन करिए। हम्म? हाँ, पैकेजिंग का मतलब क्या होता है कि हम उसको सुरक्षित और आकर्षक रखने के लिए क्या करते हैं ना, थोड़ा सा उसको अलग तरीके से सजा देते हैं। हाँ, क्या लिखा जाए, कैसे क्या किया जाता है? पैक करना। हाँ, अब यहाँ पे बात है अधिग्रहण। अधिग्रहण का मतलब है कि एक थोक व्यापारी क्या कर सकता है कि बाजार से खरीद करके आप तक पहुंचाएगा। हाँ, व्यापारी द्वारा क्या होता है? क्रय। ये पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है ना? तो कृषि विपणन प्रणाली का दोस्तों मतलब ये होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जो कृषकों से उनके उत्पादों को कहां तक पहुंचाती है? उपभोक्ता तक पहुंचाती है।
और इस क्रम में वो दो चीजों का ध्यान रखती है कि कृषकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिले और उपभोक्ता को भी कम कीमत पर गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो जाए। उसकी ये चरण है। अब एक बात और देखिए, थोड़ा सा चर्चा पर चर्चा में ये कहा जाता है कि भाई अगर एक इफिशियंट, इफिशियंट का मतलब होता है कुशल, कृषि विपणन प्रणाली है तो ये पूरा सिस्टम अच्छे से काम करेगा। हाँ, अच्छे से वो उत्पादन होगा, उसका भंडारण होगा, परिवहन होगा और लास्ट तक वितरण हो जाएगा। अगर ये पूरा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है ना, तो कृषक को भी उसकी उपज का अच्छा पैसा मिलेगा। हाँ, और उपभोक्ता को भी कम कीमत पे गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ मिलेगा। लेकिन मान लो कि इनएफिशिएंट हो एक कृषि विपणन प्रणाली, अकुशल हो, जैसा कि हमारे यहाँ देखा जाता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम्म? मान लो कि अगर इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा प्रोसेस कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है। तो कहा जाता है कि कृषि विपणन प्रणाली जो दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव लेके चलती है कि कृषक को उसके उत्पादों का अच्छा मूल्य मिलेगा, तो पहला तो वही नहीं मिलेगा। तो जब उसको अच्छा पैसा नहीं मिलेगा कुलदीप, तो वो कृषि में निवेश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कृषि का उत्पादकता बढ़ेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी? नहीं। तो पहला मेजर इंपैक्ट होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरी बात क्या होती है कि अगर ठीक से काम नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं इसमें लीकेज आ गया ना, तो उपभोक्ता तक सामान पहुंचते पहुंचते या तो बहुत महंगा हो जाएगा, आया उसकी गुणवत्ता में हरास हो जाएगा। हाँ, तो लिखिए। ऐसे लिखिए, ऐसे। ये बना लिया है ना? एक विकृत या अकुशल तो देखिए इसका इसका प्रभाव ये उत्पन्न होता है कि कृषक की आय क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हाँ, इसके साथ क्या होता है? कृषि उत्पादकता प्रभावित हो जाती है, कम हो जाती है। और ये प्रभाव उत्पन्न होता है। हम्म? लिखें। देखिए, भारत में कृषि उत्पादकता
भारत में कृषि उत्पादकता, जाओ कमलेश पानी से मुंह धुल के आओ। भारत में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय के कम होने का कारण और किसानों की आय के कम होने का कारण भारत की विकृत कृषि विपणन प्रणाली है। भारत की विकृत कृषि विपणन प्रणाली है। विकृत कृषि विपणन प्रणाली विकृत विकृत कृषि विपणन प्रणाली न केवल कृषकों को न केवल कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने में उचित मूल्य प्रदान करने में असमर्थ होती है, बल्कि इसके कारण बल्कि इसके कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतें ऊंची हो जाती हैं। खाद्य वस्तुओं की कीमतें ऊंची हो जाती हैं और और साथ ही इन उत्पादों की गुणवत्ता भी इन उत्पादों की गुणवत्ता भी इन उत्पादों की गुणवत्ता भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेंगे। एक अच्छी कृषि विपणन प्रणाली के एक अच्छी कृषि विपणन प्रणाली के निम्नलिखित गुण होते हैं। निम्नलिखित गुण होते हैं। हम्म पहला गुण क्या होगा? नंबर 1 लिखिए। कृषक को उसके उत्पादों का कृषक को उसके उत्पादों का श्रेष्ठ प्रतिफल कृषक को उसके उत्पादों का श्रेष्ठ प्रतिफल प्रदान करना। नंबर 2, कृषक को दी जाने वाली कीमत कृषक को दी जाने वाली कीमत और उपभोक्ता से ली जाने वाली कीमत और उपभोक्ता से ली जाने वाली कीमत के मध्य के मध्य न्यूनतम अंतर स्थापित करना। न्यूनतम अंतर स्थापित करना। नंबर 3, गुणवत्ता में कमी किए बिना गुणवत्ता में
गुणवत्ता में कमी किए बिना उपभोक्ताओं तक उपभोक्ताओं तक कृषि उत्पादों को कृषि उत्पादों को कम कीमत पर एवं उचित समय पर एवं उचित समय पर पहुंचाना। ये 3 लक्षण होने चाहिए। अब 3 लक्षण की व्याख्या करते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला बताओ भाई, पहले क्या मतलब है कि कृषि उत्पादों को कृषकों का प्रतिफल अच्छा मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि जो बाजार में बेचे वो, तो उसका कम से कम मूल्य कृषक को मिले, हाँ ना। तो मुंह धुल के आओ, हर बात पे हाँ कर रहे हो। हाँ? उनके साथ बार्गेनिंग ज्यादा ना हो, उनको अच्छा पैसा मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसा। क्यों? चलिए दूसरे बात का मतलब बताइए, दूसरे पॉइंट्स का। हम्म नहीं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो सौरभ उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। क्या नाम है? हंस। मान लो हंस जो है, क्या उत्पादन करना चाहोगे? जो कहो करवा दिया जाए। मान लो हंस जो है गेहूं का उत्पादन करता है। गेहूं तो कोई भी पैदा कर लेगा। कोई बढ़िया जो मान लो टमाटर सेब का उत्पादन करता है। हाँ। अब अगर सेब मान लो ये जिसकी पूरी उत्पादन लागत प्रति किलोग्राम 100 रुपए बनता है, तो इसको 100 रुपए तो मिले मिले भाई। लेकिन मान लो अगर ये बेचता है किसी दूसरे व्यापारी को, फिर वो बेचता है तीसरे व्यापारी को, फिर वो चौथे को बेचता है, तो बीच में जितने लोग आते जाएंगे ना, वो सब अपने लाभ जोड़ते जाएंगे। और जब पहुंचेगा कहां पर? प्रयागराज। तो महंगा हो जाएगा। तो इसके दो सेंस निकलता है, इसका दो अर्थ निकलता है। कैसे? देखिए, इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से निकलता है कि बात यह है कि कृषक को मिलने वाली कीमत एवं उपभोक्ता से ली जाने वाली कीमत के मध्य न्यूनतम अंतर हो। तो देखो इसका अर्थ क्या निकलता है कि बीच में जो है ना बिचौलिए कम से कम हो। हाँ। जितना संख्या में मिडिल्स मैन का स्कोप बढ़ेगा, उतने ही वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। सेंस ये आता है। और हमारे यहाँ जो कृषि विपणन प्रणाली है ना, उसमें सबसे बड़ी संख्या इन्हीं लोगों की है जो बीच में दलाली करते हैं। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि बिचौलियों की जो संख्या हो, हाँ? आप ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं तो महंगा मिलता है बाजार की अपेक्षा, कि सस्ता मिलता है?
सस्ता मिलता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आप कंपनी से परचेज कर ले रहे हो ना, तो आपको 30% 35% डिस्काउंट पे वो देता है। इसलिए देता है कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर किससे जुड़ गया? कंज्यूमर से। हाँ, तो जितने बिचौलिए कम होंगे, जितने मिडिल मैन कम होते जाएंगे, उतनी ही कीमतें क्या होंगी? कम होगी। मिडिल मैन क्या करते हैं? अपनी भी लागतों को उसमें ऐड कर देते हैं। बाकी तो आपको सब पता ही है। हाँ, तुम्हारा तो लॉजिक ही बड़ा अजीब रहता है। यही है एक अच्छी कृषि विपणन प्रणाली। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहाँ पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सी सैट एंड एसए राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40 प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। हम्म। मेरे पास बड़ा काम है आजकल, मैं संडे को सब चेक करूंगा बैठ के इत्मीनान से। हाँ जी, कल क्लास रहेगी। कल आपके लिए एक सूचना मिली होगी आपको। हाँ जी, एक सूचना आपके लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। हम्म। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कल 5 जुलाई को आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रीलिम्स टेस्ट आयोजित किया जाएगा। समय होगा 3 बजे से 4 बजे तक। हाँ, कोई बात नहीं हंस, पहला दिन है ना, कोई जरूरत नहीं है। कक्षा संख्या 4, मतलब यही संख्या। अब इसमें आपको दो चीज देखो, क्लास टेस्ट 3 बजे ही शुरू होगा और 4 बजे वो समाप्त हो जाएगा। ये नहीं कि माचो मैन बन करके आ रहे हैं 3:15 बजे और कह रहे हैं 4:15 बजे तक का समय दिया जाए। हाँ, आना है 3 बजे। हाँ, और 50 सवाल होंगे। आ जाना है। और प्रीलिम्स वगैरह केवल 1-2 घंटे का खेला है। हम्म। हाँ, बनाया है मैंने ही सरली। मुझे दूसरे विषय से क्या मतलब है? पॉलिटी का टेस्ट हो चाहे किसी का टेस्ट हो, क्या आप इसमें आएंगे? ठीक है, हेडिंग देंगे। हेडिंग देंगे, एक अच्छी कृषि विपणन प्रणाली को एक
अच्छी कृषि विपणन प्रणाली को सुनिश्चित करने की आवश्यक दशाएं। एक अच्छी कृषि विपणन प्रणाली को सुनिश्चित करने की आवश्यक दशाएं। ठीक, मतलब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर एक कृषि विपणन प्रणाली को कुशल बनाना है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए। हाँ, प्रयागराज में बच्चों के पास कैपेसिटी बहुत है, लेकिन जब मूल काम होता है लिखना, जब मूल काम होता है क्वेश्चन पेपर टेस्ट देना, और भाई साहब प्लेटो और अरस्तु फेल। ऐसा ऐसा विचार, ऐसा ऐसा तर्क। हम्म, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम कर पढ़ने जा रहे हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफिशिएंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। कि कौन कौन सी दशाएं हैं या कौन कौन से गुण हैं या कौन कौन से लक्षण हैं जो एक कृषि विपणन प्रणाली की अंदर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। हम्म, ठीक है ना? कोई लक्षण बताएं, और सच शुरू से बताना है। ठीक है? बेटा नाम भूल गया तुम्हारा? पूछा नहीं था? चलो बताओ, क्या नाम बेटा तुम्हारा? प्रभाकर? क्या कह रही है? दीपा? दिव्या? हाँ दिव्या बताओ। दिव्या, चलो वो वाला चित्र खोलना है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मैंने कल बताया था। सब समझ में आएगा? हाँ, समझना नहीं है, ठीक है ना? मैंने पूछा भाई कि कौन कौन सा लक्षण होना चाहिए एक कृषि विपणन प्रणाली के अंतर्गत। हाँ, तो क्रम से सोचना है, एक एक करके सोच ले जाना है। चलिए मान लीजिए कि हंस ने गेहूं का उत्पादन किया। हाँ, अब गेहूं का उत्पादन करेगा तो खेत में तो छोड़ेगा नहीं, खेत में तो छोड़ेगा नहीं। खेत में अगर छोड़ेगा तो गांव वाले लेके चले जाएंगे, बाद में कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसको घर तक लेकर के आएगा। अब इसके पास दो बड़ी समस्याएं हैं कि कहाँ रखा जाए। हाँ, खुले आसमान में या छत पे रखा जाए, पॉलिथीन उड़ा करके, बोरा लगा करके। बोरा समझते हो ना? तो उसको करके रखा जाए। तो पहली समस्या होती है भंडारण की। हाँ, तो पहले बात क्या होना चाहिए कि एक मार्केटिंग सिस्टम के लिए अच्छा है कि जब कोई वस्तु का उत्पादन हो तो उसकी भंडारण क्षमता क्या हो? अधिक हो, स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होनी चाहिए। ठीक,
ठीक है। क्या दुख है? जीवन में यही दुख है। हम्म? इधर देखो, मनीष को मानवता की चिंता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और तुम यही में दुखी हो गई। स्वेटर पहन के आया करो। चलिए अगला बताइए। उचित रेट की समस्या है। तो एक बात बताओ, उचित रेट कैसे मिलेगा? जैसे ही आपने उत्पादन किया, तुरंत बाजार में बेचने चले जाओगे तो उसका उचित रेट मिलेगा, या थोड़ी देर रोक रोक के बेचोगे? हाँ, रोक के ना। यार रखते हैं घर में ही। जब बाजार में मांग बढ़ेगी तो बेचूंगा। उसको कहा जाता है होल्डिंग कैपेसिटी। हाँ, क्या होना चाहिए ज्यादा? होल्डिंग कैपेसिटी मतलब होता है कि कृषि उत्पादों को रोक कर रखने की क्षमता। और ये क्षमता जितनी अधिक होगी, उतना ही क्या होगा? जितनी ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी होगी, उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। ठीक है भाई हंस, तो रोक के रख लिया। हंस हो, देखो मेरे लिए चाहे तुम हंस हो या हर्ष हो या जो भी हो, मेरे लिए मतलब प्रेम के ही विषय हो तुम। क्यों? हाँ, अगला बताइए। कहाँ रख पाते हैं? अलग है। अलग इसलिए है कि भंडारण क्षमता घर में रख लिए, अब ज्यादा दिन तक रोक के रख ही नहीं पा रहे हैं कि आय का कोई स्रोत ही नहीं है, जल्दी से बेचना है बाजार में। होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि हमारे पास पैसा है, हम अपना रोजी रोजगार दूसरा कर रहे हैं, हमारे पास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा आ रहा है हमारा, तो हम क्या कर रहे हैं, अधिक समय तक उसको रोक के रखेंगे जब तक बाजार में मांग नहीं बढ़ जाती। और जब हम खुद ही भूखे हैं, तो खेत से लाते ही जरूरत पड़ जाएगी, बेचो यार, कहां से सब्जी आएगी? चलिए, आर्थिक दशा पर निर्भर करता है होल्डिंग कैपेसिटी। अगला बताएं। सब कुछ लिंक है ये। अरे क्या तुम इधर उधर दिमाग दौड़ाते हो, सीधे सोचो ना। होल्डिंग कैपेसिटी आपने रोका है ना, तो आपको ये सूचना भी तो मिलनी चाहिए कि बाजार में मांग क्या हो रही है। हाँ, आपने देखा होगा किसान कॉल सेंटर खोले जाते हैं। हाँ, आपने देखा होगा गांव में, अभी तो नहीं, 25 साल पहले जो उस समय का ग्राम प्रधान था, तो सरकार ने गांव के प्रधान के पास एक टेलीफोन लगाया। उस टेलीफोन का उद्देश्य ये था कि कृषक ये जान सके कि बाजार में क्या कीमत चल रही है, बाजार में इसमें इनपुट्स की क्या स्थिति है, उर्वरक की क्या स्थिति है। और हमारे यहाँ ये सिस्टम बड़ा खराब है। हम अगर अपने प्रोडक्ट को होल्ड कर रहे हैं, तो क्या कीमत मिलेगी इसकी सूचना मिलनी चाहिए ना। तो कहते हैं बाजार सूचना।
ये जिनका फोन आ रहा है वो भी सूचना के लिए फोन आ रहा है। हम्म। अगला बताएं दोस्तों। सब कुछ लिंक है, कुछ भी इधर उधर का नहीं। मैं अपने यहाँ का एक बात बताता हूँ आपको। मेरे गांव में एक चाचा जी हैं, तो उन्होंने क्या किया था, वो अंडे का व्यापार शुरू किया था। अंडा समझते हो? एक, तो वो डेली दोपहर में वो अंडे को ले करके जाते थे और बाजार में सप्लाई करते थे। लेकिन उनके चेहरे पर तब तक हंसी नहीं आई जब तक उस उनके बेटे ने अच्छा ट्रांसपोर्ट का कोई गाड़ी नहीं खरीद के दिया। होता क्या था, अंडा कच्चा था, डग्गा मार वाहन था। हाँ, सड़कों में कभी हिमालय जैसी ऊंचाई, कभी मेरियाना ट्रेन जैसी गहराई, ऐसे ऐसे ट्रक सड़कें चलती थी। आधे से के आसपास अंडे बाजार तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाते थे, खराब हो जाते थे। एक बताओ, हम एक प्रोडक्ट लेकर के बाजार जा रहे हैं और परिवहन के साधन अच्छे नहीं हो तो लाभ मिलेगा क्या? तो कहा जाता है इंफॉर्मेशन जैसे मिले अंश, कि बाजार में कीमत अच्छी मिल रही है, तो हम अच्छी परिवहन सुविधाओं के द्वारा तेजी से वहां पहुंचे और लाभ कमा ले। ये नहीं कि मिल रहा है कीमत ज्यादा और इतना ज्यादा हमारा गाड़ी जो है खून पी रहा है, खून का मतलब ईंधन, कि आधा किलोमीटर पर 1 लीटर पी रहा है, तो फिर कितना भी कीमत मिलेगी ना बाजार में, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो कहा जाता है परिवहन सुविधा। शानदार होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए। हम्म। 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 फिर बेचोगे कहाँ? हम्म। हाँ, तो अगली समस्या यह है कि मंडी क्या होनी चाहिए, संख्या में ज्यादा होनी चाहिए और नजदीक होना चाहिए। ठीक। संख्या में ज्यादा होने का क्या मतलब है और उसके लाभ क्या है, सोच के बताएं। अगर कृषि मंडियों की संख्या ज्यादा है तो एक कृषक के संदर्भ में उसके क्या लाभ होंगे, सोच के बताना, ये नहीं कि प्रश्न सामने आ गया और। हाँ, परिवहन लागत कम हो, हाँ। ठंडा लग रहा है क्या? तबीयत खराब? बेटा उधर कहीं बैठ जाओ। सही कह रहा है, बायर और सेल अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे तो अगला बार निमंत्रण भी होगा, शादी में आओ, बर्थडे में आओ। है, बात ये है कि अगर कई मंडियां होती है ना, तो मंडियों के बीच भी कंपटीशन होता है। हाँ, तो इससे क्या होता है, लाभ के बढ़ने की संभावना हो जाती है। हाँ, इसके क्या होता है, लाभ के बढ़ने की संभावना हो जाती है। और अगर एक मंडी रहेगी ना, तो उसमें जो उत्पादक होंगे आपस में सलाह कर लेंगे। विक्रेता, सॉरी क्रेता, वो आपस में क्या करेंगे, सलाह लेंगे। एक मंडी है, सारे खरीदार ने सलाह कर लिया कि यार सुनो, इनकी तो मजबूरी है ना बेचना, तो कम से कम कीमत पे खरीदेंगे, कोई ऊपर नीचे जाएगा ज्यादा नहीं। तो कहते हैं ना कि जब मंडियों की संख्या ज्यादा होती है तो उससे विभेदीकृत कीमतें मिलती हैं।
विभेदीकृत कीमतों का मतलब अलग मंडी में अलग अलग कीमतें मिलती हैं। तो किसान के पास बेटा ऑप्शन होता है कि वो जहां अच्छी कीमत मिले वहां बेच दे। और अगर मंडियों की संख्या कम है तो इसका सीधा सा मतलब है कि मोनोपोली आएगा, एकाधिकार आएगा और लाभ कम हो जाएगा। और दूसरी बात, जब नजदीक रहती है ना मंडियां, तो परिवहन की लागतें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। चलिए, मंडियों की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। क्या करके आ गई भाई, ये तो पूरा गर्म होने लगा। एक और बताइए। बिचौलियों की संख्या कम होनी चाहिए। हाँ, ये है एक, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है क्या? हाँ। हम्म। लाए थे, अब वो है नहीं। आगे जब बढ़ा जाएगा तो विचार किया जाएगा। ठीक। क्या बना दिया? फ्री मार्केट कैसे बना सकता है यार? ना ना, चलो आगे बढ़ो। लिखो, भारत की हेडिंग दो, भारत की कृषि विपणन प्रणाली की मुख्य कमजोरियां। भारत की कृषि विपणन प्रणाली की मुख्य कमजोरियां। हम्म। चलिए, तो इसी तरीके से हम लोग समझेंगे, एक एक करके, इसी फ्रेम पे समझेंगे, ठीक है ना? चलिए, पहला है भंडारण क्षमता का कम होना। हम भारत के संदर्भ में ये पढ़ रहे हैं कि भारत की कृषि विपणन प्रणाली का पहला लक्षण क्या है, कि भंडारण की क्षमता कम है। तो गांव में जो भंडारण की क्षमता देखते हैं उसमें कुछ बताएं, गांव में लोग कैसा भंडारण करते हैं? हाँ, घर में ही रखते हैं। तो देखिए, भारत में क्या होता है ना, जो कृषक होता है, इसको कहा जाता है कि ये कच्चा भंडारण करता है। हाँ, घर के सामने ढेर लगा देगा ला करके। हाँ, आसपास से मवेशी गुजरेंगे, वो भी खा पी लेंगे। हाँ, हवा चलेगी,
कुछ उड़ जाएगा, और बरसात हो गया खराब हो जाएगा। तो कच्चा भंडारण का प्रभाव ये होता है कि एक तो गुणवत्ता खराब हो जाती है क्योंकि नमी लग जाती है, नमी। और दूसरा क्या होता है, कृषि उत्पादों की बर्बादी होती है। ठीक है, लिखें। भारत में अधिकांश किसानों के पास, भारत में, भारत में अधिकांश किसानों के पास भंडारण की पर्याप्त क्षमता नहीं है। भंडारण की पर्याप्त क्षमता नहीं है। ये किसान, ये किसान कच्चा भंडारण करते हैं। ये किसान कच्चा भंडारण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, और साथ ही, और साथ ही कच्चा भंडारण के कारण, कच्चा भंडारण के कारण कृषि उत्पादों की बर्बादी की संभावना बढ़ जाती है। कृषि उत्पादों की बर्बादी की संभावना बढ़ जाती है। होल्डिंग कैपेसिटी का कम होना। हम्म। भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति कैसी है? दयनीय है। अभी भी दयनीय ही है। हाँ, तुमको देख के तो बेटा लग रहा है। पंखा बंद करवा दियो। हाँ, चलिए। कृषकों की आर्थिक स्थिति क्या है? खराब है। तो इनको क्या होता है ना, तो इसको करना क्या होता है कि उत्पादन के तुरंत बाद फसल या कृषि उत्पाद के
विक्रय की व्यवस्था होती है। तो ये क्या करते हैं? इसका परिणाम होता है कि अधिक समय तक रोकने में सक्षम। हम्म। व्यवस्था, विवशता, बी ठीक तो लिखा है। व्यवस्था मतलब क्या होता है? हाँ, ये कौन कौन जानना चाहता है व्यवस्था मतलब क्या होता है? हैं? ये जिंदगी में कभी शब्द सुना नहीं क्या? हाँ, अनिवार्यता से मतलब होता है। हम विवश हैं, ऐसी अनिवार्यता जो मजबूरी वाली हो। हाँ, आप, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितने लोग बैठे हैं वो सभी लोग हिंदी माध्यम के ही हैं। हम्म, और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा क ख ग घ से शुरू हुई है। व्यवस्था का मतलब होता है मजबूरी में बेचना। एक मेरा सवाल बताएं, अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो सरकार ने कहा कि हम कृषकों की आय को दोगुना कर देंगे 21-22 तक। हम्म, कृषकों की आय को क्या करेंगे? दोगुना करेंगे। तो कौन सी समिति का गठन किया गया था जिसको ये देना था कि भाई कैसे रोड मैप होगा जो कृषकों की आय को दुगुना करेगा? हम्म, क्या मनीष? देखो एक बात और, आप लोग एक बात समझो। अंश है कुलदीप, कृषकों की आय को दूना करना था तो क्या कभी किसी ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस में सरकार ने आपको बताया कि कितने से कितना करना है? हाँ, बताया क्या कि भाई 100 रुपए से 200 करना है, लाख रुपए से 2 लाख करना है? पहले तो ये नहीं पता था। और दूसरी बात ये थी कि वो समिति का नाम आपको नहीं पता है। तो समिति का जो नाम था, दलवई समिति। और इसने ये कहा था कि 80-85 हजार रुपए वार्षिक आय होती है कृषक की। जिसको दूना करके हम कितना कर देंगे? 1,60,000 या 1,70,000 रुपए वार्षिक रूप से। 12 से भाग देंगे तो 17-18 हजार रुपए पड़ेगा वो, या 15 हजार रुपए पड़ेगा। हाँ, ये मैं पढ़ाऊंगा इसको, आगे पढ़ाया जाएगा। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिखें। लिखिए, भारत में लगभग 86% किसान, भारत में भारत में लगभग 86 किसान या तो सीमांत कृषक हैं या लघु कृषक हैं। या तो सीमांत कृषक हैं या लघु कृषक हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है।
जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इस कारण उन्हें फसल कटाई के तुरंत बाद इस कारण उन्हें फसल कटाई के तुरंत बाद अपने कृषि उत्पादों को बेचने की अपने कृषि उत्पादों को बेचने की व्यवस्था होती है या अनिवार्यता होती है कि जल्दी से पैसा वैसा आ जाए तो कुछ काम हम आगे बढ़े। चलिए, बाजार सूचना का अभाव। ऐसे लिखिएगा, बाजार सूचना तक देखिए, भारतीय कृषकों की ये दो विशेषताएं हैं। हम्म भारतीय कृषकों की ये दो विशेषताएं हैं और हम जा कहां रहे हैं? बाजार सूचना तक। ठीक है, तो अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो सूचनाओं के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ेगा? हम्म हाँ, बात सही है कि सूचना के संसाधन की उपलब्धता कम हो जाएगी। हाँ, इसका होगा कि संसाधनों की उपलब्धता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सूचनाएं समय पर नहीं मिलेगी। क्यों? यहां बताइए। हाँ, बताओ। हाँ, अब मान लो किसी कॉल सेंटर से कोई अच्छी आवाज सुनने को मिले तो समझ लेंगे ना कि बाजार में उर्वरक सस्ता हो गया है। हाँ, क्या बात करती हो? किस गांव के रहने हो? सोनभद्र की हो क्या? तो वहां पहुंच गया। अब तो बहुत तेज नेटवर्क फैल रहा है। बात क्या है, अगर सूचनाएं मिल भी जाती है ना, तो चूंकि ज्ञान कम है तो सूचनाओं का वो प्रसंस्करण नहीं कर पाते,
प्रसंस्करण का मतलब सूचनाओं से वो क्लियर अप्रोच नहीं बना पाते कि क्या करना है, कहां जाना है। तो इससे क्या होता है कि ठीक है ना, एक्सप्लेन करते हैं इसको, लिखें। कमजोर आर्थिक स्थिति, लिखो लिखो आराम से लिख लो, पहले चलो बना लो। चलिए लिखिए, कमजोर आर्थिक स्थिति एवं कमजोर आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा के कम स्तर के कारण, शिक्षा के कम स्तर के कारण किसानों को किसानों को जहां एक तरफ किसानों को जहां एक तरफ संसाधनों की कम उपलब्धता के फलस्वरूप संसाधनों की कम उपलब्धता के फलस्वरूप सूचनाएं सूचनाएं उचित समय पर नहीं मिल पाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वहीं दूसरी तरफ प्राप्त सूचनाओं का प्राप्त सूचनाओं का प्रसंस्करण भी ठीक से नहीं हो पाता है। इन दोनों परिस्थितियों के कारण, क्या बोले, पूरा लाइन दोहरा दें क्या? लाओ तो कॉपी तो दोहरा दें, कॉपी दो। चलो भाई लिखो, कमजोर आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा के कम स्तर के कारण किसानों को जहां एक तरफ संसाधनों की कम उपलब्धता के फलस्वरूप सूचनाएं उचित समय पर नहीं मिल पाती हैं, वहीं दूसरी तरफ प्राप्त सूचनाओं का प्रसंस्करण भी ठीक से नहीं हो पाता है। इन दोनों परिस्थितियों के कारण किसानों की लाभदेयता किसानों की लाभदेयता प्रभावित होती है। किसानों की लाभदेयता प्रभावित होती है। अगला चौथा क्या है? अच्छा,
हम्म। तो गांव में कैसा बाइक यूज किया जाता है, परिवहन? गांव में पहले जो शादी या शादी में दहेज में जो मिलती है गाड़ियां, वो 10-12 साल तक तो काम करती हैं। 10-12 साल तक कुलदीप क्या करना है, घूमना है। और दिल्ली में भी हो गया है कि पुरानी गाड़ियों को तेल मिलेगा, पेट्रोल फ्यूल। तो 10-12 साल तक घूमो, और उसके बाद जब खराब हो जाए, माइलेज खराब हो जाए, मेंटेनेंस ज्यादा मांगे, तो बोलो कि इसको हम किस में यूज करेंगे, खेती के कामों में यूज करेंगे। तो क्या होता है, एक तो मेंटेनेंस, फिर कुछ बताएं क्या? नहीं ना। तो एक तो गाड़ियों का मेंटेनेंस ज्यादा हो जाता है, उनका माइलेज कम हो जाता है, तो परिवहन की लागत बढ़ जाती है। हाँ। और परिवहन की लागत अगर बढ़ गई तो उस पर जो भी उत्पाद बेचने के लिए ले जाओगे, जो आपको लाभ मिलेगा उसकी लाभ की दर को तो कम कर देंगे ना वो। तो कहा जाता है कि कृषकों का क्या होता है ना, कि जो वाहन यूज करते हैं, ये वाहन होते हैं पुराने, जिनकी लागत क्या होती है, अधिक हो जाती है। दूसरा, इसकी जो गति क्या होती है, चलेगी तो रास्ते में 2-4 बार ना खराब हो जाए तब तक। हम्म। नींद आ रही है क्या? जाके सो। अच्छा, सामान्यतः क्या होता है कि जो सड़कें वगैरह भी होती है ना, जो ग्रामीण सड़कें होती हैं, इनकी भी हालत क्या होती है? ना तो रेलवे की सुविधा गांव में मिलेगी, ना तो अब तो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना बन गया है, तो ना तो अच्छे रोड मिलेंगे, ना तो ट्रेन की सुविधा है। तो कृषि उत्पादों को मंडी तक ले जाने की लागत क्या होती है, ज्यादा होती है। अब कभी आप न्यूज़पेपर पढ़िए ना, न्यूज़पेपर, तो न्यूज में केवल 3 सूचनाएं रहती हैं। या तो पॉलिटी की सूचना रहती है, जो सर ने आपको पढ़ाया होगा, या तो ज्योग्राफी की सूचना होती है, हाँ, या तो इकोनॉमी की सूचना होती है। बाकी तो फिल्म इंडस्ट्री है और क्रिकेट है, हाँ, और टेक्नोलॉजी है। हाँ, सही कह रही है। तो अब जब पेपर पढ़े ना, पेपर जब पढ़े, तो थोड़ा सा डायमेंशंस को बड़ा करके पढ़े। जैसे आप कभी किसी बच्चे का इंटरव्यू देखिए जो यूपीएससी में जाता है, तो उनका मॉक इंटरव्यू इंस्टीट्यूट वाले रिलीज करते हैं ना यूट्यूब पे, तो आपको लगता नहीं कि कितना स्पष्ट बात कर रहा है? लगता है कि नहीं? जो सिलेक्शन लेता है, उसको आप देखेंगे उसके इंटरव्यू को, तो वो बहुत स्पष्ट बात कर रहा होता है। अधिकांशतः चीजें पूछी गई हैं, तो वो अधिकांश अच्छे जवाब देगा और टू द पॉइंट जवाब देगा। क्यों देगा? देखिए, जो आपकी यात्रा है ना, सिविल सर्विसेज की, वो बहुत सीधी यात्रा होती है। ट्रेन प्रयागराज पकड़ना है और दिल्ली पहुंचना है, और फिर उसी से सिलेक्शन लेके लौट आना है। लेकिन मन चंचल होता है ना, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि चीजें सीधी हो सकती हैं।
आईएएस का मतलब कि बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना है हमको। पीसीएस का मतलब बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, कुछ नहीं करने जा रहे हैं आप, बहुत सरल चीजों को करने जा रहे हैं जिसका एक निश्चित सिलेबस है।